हेलो प्यारे मेरे बच्चों। आज हम लोग जो है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करेंगे और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर होगा। 10+2 में कुछ स्टूडेंट जो है इसको ज़रूर पढ़े होंगे और एच में भी इसका नाम कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट ईयर डी फॉर्म में देखा होगा। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और इसमें हाइपरटेंशन का जो है मैंने विद क्लिनिकल स्टडी के साथ आपको पूरा फार्माकोथेरेपेटिक्स ख़त्म कर दिया था। आज जो है हम लोग एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एंजाइना पेक्टोरिस की बात करेंगे। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जो है एक लॉजिकल वे में समझते चले जाना, ठीक है। इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स का बहुत ही आप भाग्यशाली हो कि आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ओर जो है आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कुछ चीज़ें समझेंगे और माइन्यूट चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें देखिए पहले कि हाइपरटेंशन मैंने बताया, उसकी ईटियोलॉजी बताई, ठीक है, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया, फिर उसकी हमने मैनेजमेंट बात की। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। अब देखिए किसी को हाइपरटेंशन है, अब एंजाइना मायोकार्डियल कुछ पच नहीं रहा होगा ना कि यार हार्ट अटैक क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है, यार ये सब क्या है आखिर, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को देखें। तो पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम बता दें बेटा कि इसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, ठीक है। तो अचानक आ गया, कहते हैं हार्ट अटैक आ गया उनको, ठीक है। तो क्यों आ गया, क्या रीज़न था, क्या उसके पीछे किन का मैनिफेस्टेशन था, कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब भी आती है। तो ये सब इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने बताया है कि आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप इसको और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये देखिए एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करते हैं। पहले एंजाइना देख लेते हैं। एंजाइना तो पहले एंजाइना देखने से पहले और मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने से पहले हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। क्रोनिक हार्ट आर्टरी डिजीज़, ठीक है। तो क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ जो होता है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता है, ये आकर व्हेन देयर इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, ठीक है, पार्ट ऑफ द हार्ट मसल। देखियो बेटा, जो हार्ट होती है ना, हार्ट में क्रोनिक आर्टरी होती है। क्या होती है? क्रोनिक आर्टरी, जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है हार्ट को पंप करने के लिए, ठीक है। तो उनको भी तो चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ चाहिए कि ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिल सके, ठीक है। उसको कौन ले आता है? क्रोनिक आर्टरी होती है, एक तरह की आर्टरी होती है जिसको क्रोनिक आर्टरी कहते हैं। तो ये क्या होती है, यही क्रोनिक आर्टरी में क्या होता है, यदि ब्लॉकेज हो जाए तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे ये बोला है ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल लीडिंग टू दिस एरिया, ठीक है। एनी ब्लॉकेज इन द क्रोनिक आर्टरी रिड्यूस द ब्लड सप्लाई इन द हार्ट मसल। तो हार्ट मसल में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने से ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होने से क्या हुआ आप जानते हो, ठीक है। तो यह सब चीज़ें जो हैं। तो देखिए एक प्यारा सा डायग्राम है जिसको आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या यह लाइन बोल रही है। देखिए पहली बात तो है क्रोनिक आर्टरी डिजीज़, देख लीजिए बेटा, जिसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिपिड जो होती है जमा हो रही है, ठीक है, जिसको कहते हैं कैलोरी फैट, ये जमा हो रही है, ठीक है। तो प्लेक बिल्डअप इन द आर्टरी। तो प्लेक जो लिपिड उपिड नहीं होती है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ये आपस में इकट्ठा होकर जब जमा करती है ना उसको प्लेक कहते हैं, ठीक है। ये प्लेक है, वो हो गई है। अब देखिए यदि ये और जमा हो जाए और सकरा हो जाए, ये जो पाइप था मेरा, मान लीजिए बेटा ये पाइप था, अब पानी इसमें से जाता था, आप गमले में डालते थे इस पाइप से, मान लीजिए ये गमला है इसमें से डालते थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए कुछ कारण से या कुछ इसमें ऐसा चीज़ जमा हो जाए जो चिपचिपा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब पानी जो है उतना एरिया, सरफेस एरिया तो घट गया इसका, ठीक है। जो सरफेस एरिया था बड़ा, वो सरफेस एरिया तो घट गया, तो पानी उतनी तेज़ी से आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लेग ज़्यादा बनेगा तो उसमें क्या होगा, फिर उतना बढ़िया जो है ब्लड नहीं आएगा, प्लेग का फॉर्मेशन अधिक होने से, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, हमारे सीने में दर्द होगा, कहते नहीं सीने में दर्द होना, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना।
ठीक है। तो यही होता है एंजाइना। यदि यह प्लेग और ज़्यादा बन जाए और उसमें जो ब्लड क्लॉट हो जाए, देखिए ब्लॉक हो गया पूरा एरिया, अब ब्लड जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, मुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं, ब्लड पहुँचेगा नहीं, तो क्या होगा, हार्ट पंप करेगी ही नहीं, और पंप नहीं करेगी तो ब्लॉक, हार्ट अटैक। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लेग क्रैक एंड द ब्लड क्लॉट ब्लॉक द आर्टरीज। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक है, एमआई है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके बारे में, एंजाइना के बारे में हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, इसमें क्या है, एंजाइना इज द चेस्ट पेन, एक तरह का चेस्ट पेन है, या डिस्कम्फर्ट कॉजेज व्हेन योर हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, फिर एंजाइना पेन में बी इवन फील लाइक के इनडाइजेशन, जैसे खाना खाते हो ना, तो खाना खा लेते हो तो देखते हो ज़रा खाना होता है, गैस भी बनने लगता है, और खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो इनडाइजेशन से लगता है, ओ अजीब सा। ठीक है, तो कहते हो अरे खाना पचा नहीं, इनडाइजेशन हो गया लग रहा है। ठीक है, बट एंजाइना इज नॉट ए डिजीज। तो एंजाइना एक कंडीशन है, एक सिम्टम है कि इसमें चेस्ट पेन होता है, साइन है। ठीक है, सिम्टम एक साइन कर सकते हैं, सिम्टम एंड साइन आपको पता होगा, मैंने अंतर बताया आपको। ठीक है, तो पर इसको हम डिजीज नहीं बोल सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज द सिम्टम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइना क्या सिम्टम है जो कि आप खुद जो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिम्टम्स ही आ रहे हैं मुझको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉजेज बाई ट्रांसिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, विच ऑकर व्हेन एवर देयर इज द इनबैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जितनी हमको डिमांड होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं हो पा रही है उस हार्ट की मसल्स को, तो क्या होगा, दिक्कत काज होगा और पेन आएगा। ठीक है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, डी फार्म कर रहे हो। ठीक है, आपके कॉलेज में आपकी फ़ीस जो है 40,000 रुपये है। ठीक है, आप 40,000 आप नहीं फिल कर पा रहे हो, नहीं भर पा रहे हो, आप 30,000 दे पा रहे हो, तो आपको कष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि आपके ऊपर फाइन लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में फाइन मारेगा, ये मारेगा वो मारेगा, तो आपको कष्ट होगा। ठीक है, तो आपकी डिमांड 40,000 की थी, 40,000 ना मिलनी चाहिए। तो वही चीज़ बेटा कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी डिमांड है उतनी नहीं मिल पा रही है, तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो इसको अपने मन से तुम लोग लिख लो यार कॉपी में, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन हो, ये सर ने लिखा है, ये बोला है तो यही लिखना है, नहीं नहीं, जो मैंने समझाया उसी को लिखना है कॉपी में। ठीक है, लिख लो अपने मन से आँख में। ठीक है, आँख नीचे करो और लिखना शुरू कर दो कि एंजाइना क्या होता है। ठीक है, अब उसका आगे देखो, यहाँ पे एक फिगर है बेटा, इनसफिशिएंट, देखो यहाँ पर है प्लेग इन द क्रोनी आर्टरी बन गया है, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो इन द हार्ट मसल फ्रॉम द नैरोइंग द क्रोनी आर्टरी मे बी कॉज द एंजाइना चेस्ट पेन। ठीक है, एंजाइना कोई पूछते तो कह देना चेस्ट पेन है। ठीक है, अब देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। देखो बेटा, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है ये चीज़। ठीक है, तभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नंबर को इंक्रीज एग्जाम में कर देगा। क्या किया जाए, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, आपके एग्जामिनर को अच्छा कॉपी देखने का मन होता है तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव कर लो इसी में। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी और अच्छी लगती है। तो देखो इसको याद करो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड कार्डिक वर्क जैसे कर सकते हो, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, वाल्व डिजीज, ये सब चीज़ें जो होती हैं ऑक्सीजन डिमांड कार्डिक वर्क को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो क्या नाम है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऑक्सीजन सप्लाई, क्रोनिक ब्लड फ्लो, ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, क्रोनिक परफ्यूजन प्रेशर जैसे कि एरोटिक डायस्टोलिक माइनस क्रोनिक साइनस और राइट एट्रियल डायस्टोलिक प्रेशर, क्रोनिक वेसोमोटर टोन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई मतलब क्रोनिक ब्लड फ्लो मतलब क्या, क्रोनिक ब्लड फ्लो अकर मेनली इन डायस्टोल, डायस्टोल में ही ज़्यादातर चाहिए रहता है। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स करती है। ठीक है, डायस्टोल क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स करती है, तो ये चीज़ है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है ऑक्सीजन डिमांड कार्डिक वर्क में ये सब चीज़ कंडीशन होती है तब होती है। ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें आप जानते हो, जैसे मायोकार्डिक कंट्रैक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रेट, वो सब चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ आते हैं टाइप ऑफ एंजाइना की। एंजाइना कितने टाइप्स के होते हैं, तो एंजाइना मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रोनिक स्टेबल, एक होता है वेरिएंट जिसको प्रिंजमेंटल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि वेरिएंट एंजाइना को दूसरा नाम क्या है, तो प्रिंजमेंटल। ठीक है, प्रिंजमेंटल, मेंटल
नहीं मेटल, प्रिंज मेटल, ठीक है, प्रिंज मेटल। तो एंजाइना पेक्टोरिस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रोनिक स्टेबल, वेरिएंट जिसको प्रिंज मेटल कहते हैं, और तीसरा होता है अनस्टेबल। इसका नाम वेरिएंट है, मतलब कि वेरिएंट मतलब होता है वेरिएंट, वेरिएंट याद कर लो ऐसे वेरिएंट, तो ऐसे याद करो, मेटल, कोई मेटल है, ठीक है, और प्रिंट करवाने जा रहे हो, डिफरेंट टाइप के हमारे फाइल है जिसको हम लोग प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो प्रिंट कराने गए, ठीक है, तो उस फाइल में, तो उस जो प्रिंट कराने जा रहे हैं उसमें क्या था, मेटल थे, डिफरेंट टाइप के मेटल के फोटो थे, उसको हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो प्री और टी हटा दो, वहाँ जेड लगा दो, प्रिंज मेटल, ठीक है। तो आई होप याद हो गया होगा आपको कि वेरिएंट को ही प्रिंज मेटल कहते हैं, ठीक है, और एक अनस्टेबल। अब ये होते क्या हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखो, जो क्रोनिक स्टेबल होता है ना, उसमें क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस लीड टू द फिक्स नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। जो हमारा पाइप था इसको नैरो कर देता है, वहाँ पे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जहाँ पे फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड के लेयर जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, इसको इस्कीमिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है। फिर होता है वेरिएंट, प्रिंज मेटल, जिसमें होता है क्रोनिक वेसोस्पाज्म। जो वेसल्स होती है ना, हाँ, उसमें वेसोस्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म समझते हो ना, ठीक है, स्पाज्म हो जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना, ठीक है, वेसोस्पाज्म, क्रोनिक वेसोस्पाज्म होता है। वैसे क्या लुक नॉर्मल, ठीक है, वैसे पर नॉर्मल दिखती है पर, तो उसमें सप्लाई इस्कीमिया होता है जिसको, ठीक है। और एक होता है अनस्टेबल, जिसमें थ्रोम्बोसिस, द फॉर्मेशन एंड द ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये क्लॉथ से रिलेटेड है, जहाँ थ्रोम्बोसिस होता है, तो उसको कहते हैं सप्लाई इस्कीमिया, ठीक है। एक होता है क्रोनिक, एक होता है वेरिएंट, और एक होता है अनस्टेबल। अब देखिए यहाँ पर इसको हम फिगर के द्वारा समझा देते हैं, ठीक है, आज ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो, नॉर्मल है, नॉर्मल क्रोनी आर्टरी है, ठीक है। स्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसा मैंने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है। देखो, फैट और लिपिड के लेयर्स जो जमा हो गए हैं, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें डिमांड इस्कीमिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अनस्टेबल एंजाइना में क्या हुआ कि एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जमा हो गया, अब जो ब्लड क्लॉट हुआ है ये हो गया, ये रहा ब्लड क्लॉट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, तब भी वो जो है दिक्कत कॉज कर रहा है। और इसमें क्या होता है अनस्टेबल वाले में, वेरिएंट वाले में, जिसको हम लोग क्या बताए थे, प्रिंज मेटल, ठीक है, इसमें कंट्रैक्शन स्पाज्म हो गया है, ठीक है, स्पाज्म देख लो। तीनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, रुक रही है, बस कंडीशन अलग अलग है। ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पा रहा है, दिक्कत हो रहा है, और चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, जिसको पेन हो रहा है। अब आओ उसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे एज 45 ईयर फ्रॉम मैन और 55 ईयर या उससे ऊपर जो है वीमेन है तो दिक्कत हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटिक मेलेटस, ठीक है, या डिसलिपिडीमिया, ये क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ लिपिड सच एज कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो कि खतरनाक होता है, ट्राइग्लिसराइड और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, डिसलिपिडीमिया कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है, ओवरवेट के कारण हो सकता है, अनहेल्दी डाइट, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक आर्टरी स्पाज्म में पड़ा चुका है, यूज ऑफ कोकेन, कोई जो कोकेन यूज करते हैं उनको, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ क्रोनिक आर्टरी बाय द ब्लड क्लॉट कंप्रेशन हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फेक्टेड ऑफ क्रोनिक आर्टरी, इंजरी ऑफ द क्रोनिक आर्टरी, पुअर फंक्शन ऑफ थिनी ब्लड वेसल। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैथोजेनेसिस आप खुद लिख लो, ठीक है। इसमें आपको बता दिया हूँ मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग कंडीशन हो सकती है, कोकिंग का यूज करता है, ये सब चीज़ें आप बस एक बार देख लो, आपको याद हो जाएगा, इथियोपैथोजेनेसिस आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस बाय द फॉर ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। सही बात है, फैट लिपिड का जो लेयर होता है वो जमा हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। एंजाइना जो होती है आपकी आल्सो ऑकर इन द एरोटिक वाल्व डिजीज एंड हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड व्हेन द क्रोनरी आर्टरी आर द इन्वॉल्व विद द वस्कुलाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और एरोटाइटिस, ठीक है। The underlying mechanism and the risk factor for the atherosclerosis have already been discussed, and the approximately 10% of the patients who have the reported stable angina,
ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और एंजियोग्राफी भी करते हैं इसके लिए। द मेन कॉजेज ऑफ द डिजीज का आप देखो, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म सिंड्रोम एक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके लिए रीजन हो सकती हैं। एंजाइना में भी ये रिजल्ट फ्रॉम द वेस्कोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दिस में भी द कोजिस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें बेटे हो सकती हैं। सिंड्रोम एक्स भी हो सकता है, ये आप बस लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कुछ आप देख लीजिए बस। कार्डिक सिंड्रोम एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द टिपिकल एटिपिकल एंजाइना चेस्ट पेन विथ नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कोरोनरी वास्कुलर एब्नॉर्मलिटी विजुअलाइज, ठीक है, विजुअलाइज इन एंजियोग्राफ, ठीक है। एक छोटा चीज़ होता है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। ऐसा ही जो है ये कंडीशन है, यहाँ पर देखिए क्यों ही मैंने लिखा है इसको, यहाँ पे दिया इट इज़ द व्यू एज द टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज विथ ऑकर्स विथ मोस्ट प्रिवेलेंस इन द प्री मेनोपॉजियल एंड पोस्ट मेनोपॉजियल फीमेल्स। ये रही आपकी ये फीमेल जिसमें मेनोपॉज कौन है 51 तक लेते हैं, इनका कहना है अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। पेरी मेनोपॉज कंडीशन और प्री मेनोपॉज कंडीशन ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा पिछले साल, ठीक है। अब आइए आपके मतलब का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वीजिंग, ठीक है, मतलब कि स्क्वीजिंग मतलब होता है दबना, कस कर दबना, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बर्निंग, जलन जैसा वहाँ पे लगेगा। प्रेसिंग लगेगी, दबा रहा है कोई, ठीक है। चॉकिंग, दम घुट रहा है, ठीक है। क्या क्या ये सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ सिम्टम देखने को मिल जाते हैं एंजाइना में। और ब्रस्टिंग प्रेशर, मतलब कि ब्रस्टिंग प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा है ब्रस्ट प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर नीड टू कॉज ए इरिवर्सिबल डैमेज ऑन द पाइप बाई ब्रस्टिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रस्टिंग प्रेशर। प्रेशर और ब्रस्टिंग प्रेशर में अंतर होता है। ब्रस्टिंग प्रेशर जो होता है मिनिमम प्रेशर होता है वो जो इरिवर्सिबल डैमेज इन द पाइप बाई ब्रस्टिंग, ठीक है, तो वो होता है। ऑनसेट क्विकली या स्लोली हो सकता है। लोकेशन चेस्ट, राइट और लेफ्ट आर्म में, और शोल्डर और नेक जा, यहाँ सब चीज़ देखने को मिलता है। ड्यूरेशन जो होता है 5 मिनट से कम का होता है ये, जैसे कोई रनिंग वनिंग कर रहा है तो उसमें चेस्ट पेन होगा 5 मिनट तक बना रहेगा, ठीक है। और शोल्डर तक फैल जाता है, कभी कभी लेफ्ट और राइट आर्म में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत लोग में आप देखते होंगे, यदि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे यदि कार्डियो डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एंजिना के केस आपको 1 2 3 4 केस जो है जिला चिकित्सालय में यदि कार्डियो डिवीज़न है तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी जब 3 महीने की लगेगी ना आपकी जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ पर जाके आप देखिएगा, ये सब चीज़ देखिएगा, ठीक है आपको। फिर आइए एसोसिएट की बात करते हैं। डिस्पीनिया, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, स्वीटनिंग, फेथनेस, ठीक है, फेंटनेस, मतलब कि द फीलिंग दैट यू अबाउट द बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ये बस याद करना है कि आपको डिटेल इसका मिल जाए बस, ठीक है। फिर आता है डिजीनेस, चक्कर आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। और एग्रीवेटिंग में आता है एक्सर्शन, ठीक है, अत्यधिक शारीरिक पर थकाने वाला काम ना करें, ठीक है, कोई दिक्कत हो सकती है, कोई बिगाड़ देगा ये सब काम, मतलब कि एग्रेवेटिंग वाली काम मत करिए, नहीं तो दिक्कत आपको हो जाएगी, तो ठीक है। तो आप देखिए ये सब चीज़ें हैं, जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं वो मत लिखिएगा, ठीक है। जो विदाउट ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको मैंने पता है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि यदि आप अपने कॉपी में लिखोगे तो आपको इसका मतलब पता भी होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं लिख दिया, यहाँ पे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और क्या नाम है कि आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, थोड़ा रिलेट मैं कर रहा हूँ हर चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके कि क्या क्या इसके मैनेजमेंट है, और ये सब चीज़ें आपको आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप बच्चों जो है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में फेसबुक चैनल पे और क्या कहते हैं कि यूट्यूब पे तो आप जुड़े ही हो, आप जो है ट्विटर पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जाके जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है, उसको भी फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पे भी फार्मेसी रिलेटेड तुमको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।